हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म करेंगे। पर हैं कि नहीं? हाँ ओके, अभी आई थिंक वॉइस एको नहीं हो रहा होगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, और इस चैप्टर में हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या देखते हैं। वैसे तो अभी हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे बैच में, जिन लोगों को नहीं पता है तो हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे अभी बैच में। और अभी सिर्फ हम लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट किया है और सिर्फ 4 लेक्चर्स देखे, जिसमें कि स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज, आपका वैदिक एज, और हमने उसके बाद जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म देखा है। ठीक है, अभी काफ़ी बड़ा चंक ऑफ एंशियंट हिस्ट्री बाकी है, देन मेडिवल हिस्ट्री बाकी है। तो ये लेक्चर हम अभी कर रहे हैं इसलिए बिकॉज ये काइंड ऑफ ये ऐसा चैप्टर है जो पॉलिटी का भी होता है, हिस्ट्री का भी होता है। ठीक है, पॉलिटी का भी होता है और हिस्ट्री का भी होता है। ठीक है, इसको पॉलिटी में मैं यूजुअली करवाता हूँ, पॉलिटी का ही मेनली पार्ट होता है। लेकिन हमने जब पॉलिटी किया था तो नहीं किया था बिकॉज एज सच मतलब ऐसा कोर पॉलिटी का नहीं है ये कि आपको ये चैप्टर नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएगी पॉलिटी। बिकॉज ये वही वजह से होता है, हिस्ट्री का भी है पॉलिटी का भी है, कैसे आप समझ जाएंगे। बाकी कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं जैसे कि गवर्नर, गवर्नर जनरल जब मैं यूज़ करूँगा तो ठीक है, अभी तो मैं समझाऊँगा। बाकी ये टर्म्स आपको जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इन टर्म्स को देखेंगे। ठीक है। नीतीश रेड्डी एंड वाशिंगटन, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या भाई? एक सेकंड स्कोर देख लें जरा। अब ऐसा बार बार लिखे जा रहे हो तो मेरे मन में जो है एकदम तुमने क्यूरोसिटी जगा दी है। ओके, 326 रन वाशिंगटन सुंदर, 40 रन नीतीश कुमार रेड्डी, 85 रन। बहुत सही। इंडिया का लोअर ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर ही थोड़ा संभाल लेता है। टॉप ऑर्डर तो एकदम ध्वस्त है, बॉटम ऑर्डर है बेचारा। बॉटम ऑर्डर बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे, सब वही कर दे। तो आकाशदीप 0, रेड्डी और सुंदर ने जो है संभाले रखा है। बहुत सही। रेन स्टॉप्स प्ले। बारिश वहाँ भी हो गई क्या? हमारे यहाँ पे भी हो रही है आज बारिश। मतलब हुई थी सुबह, अभी तो नहीं हो रही है, हुई थी सुबह के टाइम। चलो सही है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेल करेंगे तो मेरे हिसाब से 50-60 रन से ही ट्रेल करेंगे, है ना। 3 विकेट अभी 100 रन तक संभाल ले जाने चाहिए। पता नहीं, हो सकता 3 विकेट 50 रन के अंदर ही गिर जाएँ, 20 रन के अंदर ही गिर जाएँ, लेकिन देखते हैं। लेकिन हाँ, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ट्रेल करेंगे तो वो नहीं रहा। जी। ये मास्टर को शनिवार को आराम को भी आराम नहीं है। अरे भाई, ये एक पॉलिटी का चैप्टर बाकी था। ठीक है, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, है ना, बाद में कर लेना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शनिवार मनाना है मना लो, शनिवार भी। ठीक है। सर आप रुक रुक के पढ़ाते हो बेटा, दिक्कत क्या है ना, तुम हमें देखते तो हो नहीं। अब जैसे देखो तो पता चले कि अच्छा अब सर कमेंट देख रहे हैं, है ना। अगर तुमको लगता है सर चुप क्यों हो गए, है ना, शायद यही शायद तुम्हारे कहने का तात्पर्य होगा। बाकी जो भी तात्पर्य हो, अपना तात्पर्य अपने पास रखो, और जो भी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। बिकॉज नहीं तो फिर बहुत दिक्कत में पड़ जाओगे, क्योंकि ये चैप्टर यूजुअली लोगों को बड़ा दिक्कत देता है, इधर समझ में नहीं है। हर किसी स्टूडेंट के साथ होता है, चाहे एसएससी का हो चाहे यूपीएससी का हो, हर किसी के साथ दिक्कत है इस चैप्टर में। लेकिन अगर आप ध्यान से समझिए, मैं पूरा कोशिश करूँगा अपने साइड से कि आपको बहुत ही सारी चीज़ें आसानी से समझा दूँ, जितना नीडेड है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आप कितने फोकस के साथ यहाँ पर बैठे हुए लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है क्या, तो एक्चुअल में हुआ क्या था। जैसे मैंने आपको बताया हिस्ट्री का भी पार्ट होता है, तो हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में कि 1600 में एक कंपनी होती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसको चार्टर दिया जाता है, चार्टर काइंड ऑफ की मतलब इसको एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप जाओ और इंडिया में, ठीक है, आप जाओ और इंडिया में ट्रेड करो जाके। बहुत सारी कंपनीज़ ने ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसमें अप्लाई किया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी की लॉटरी खुल गई। उसने उसको बोला गया कि आप जा सकते हो और आप ही ट्रेड कर सकते हो वहाँ पर इंडिया में। 1600 में ये चार्टर मिलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। भाई उस समय की जो क्वीन होती हैं, जैसे अभी किंग है किंग चार्ल्स III, तो वैसे उस समय क्वीन एलिजाबेथ I थी। ठीक है,
अब इन्होंने इनको चार्टर दिया कंपनी को, कंपनी आई यहाँ पर, इसने रूल करना स्टार्ट किया। धीरे 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 रूल बढ़ता गया और कंपनी इंडिया में अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करने लगी। ठीक है, एक सेकेंड यार, वैसलीन नहीं है हमें, नोट बहुत फटते हैं। चलो खैर कोई नहीं। तो क्या किया, कंसोलिडेट करने लग गई पोजीशन को जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इंडिया में। कंसोलिडेट करने का मतलब ये है कि अपना जो हम बोल सकते हैं फुट होल्ड है वो उसका काफ़ी स्ट्रांग हो गया। ठीक है, शायद आप में से कुछ लोगों को पता हो 1757 का जो बैटल ऑफ प्लासी है, 1764 का जो बैटल ऑफ बक्सर है, ये हम नहीं पता है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में ये हम सारी चीज़ें करेंगे। तो इसके बाद जो कंपनी है वो काफ़ी स्ट्रांग हो गई और कंपनी का एक तरह से रूल अक्रॉस द इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बोल सकते हैं कि वो स्थापित हो गया पूरी तरह से। किसका? कंपनी का। ये इसी तरह से है जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि यहाँ पर टाटा या फिर मान लो रिलायंस कंपनी है, अफ्रीका के किसी देश में ट्रेड करने के लिए उसको भारतीय सरकार ने अधिकार दे दिया कि आप जाओ वहाँ पर, रूल आप ट्रेड करो, वहाँ पर जाके आप ही ट्रेड कर सकते हो और कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती, व्यापार नहीं कर सकती है। मान लो एग्जांपल के तौर पे बुर्किना फासो नाम का एक देश है अफ्रीका में, वहाँ पे अब धीरे धीरे क्या है कि कंपनी जो है रिलायंस वो रूल करने लगी वहाँ पर, शासन करने लगी, पता भी नहीं चला वहाँ के लोगों को और शासन करने लगी। वही हमारे साथ हुआ। ठीक है, कंपनी आई ट्रेड व्यापार करने के लिए और शासन करने लगी। हम इतने बटे हुए थे, वो हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैसे धीरे धीरे उसने शासन अपना बढ़ा लिया पूरे भारत में और अपना पोजीशन को कंसोलिडेट कर लिया। अब हुआ क्या, अब फ़ायदा किसको होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को। अब सोचो इतना बड़ा देश है, इतना मिनरल रिच है, इतना मतलब कि बहुत हम बोल सकते हैं उस समय जो सोने की चिड़िया बोलते थे, तो इट वॉज ट्रू। तो अब उस टाइम पे पाकिस्तान भी पूरा था, इंडिया का ही पार्ट, बांग्लादेश भी था, जो आज म्यांमार देखते हो वो बर्मा पहले हुआ करता था वो भी था। तो ये पूरा अखंड भारत जिसको आप बोलते हो, तो ये सब इंडिया का ही पार्ट था। अब सोचो इस तरह पूरे पार्ट में एक कंपनी का शासन है, तो इस कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तो चांदी चांदी हो रखी होगी, माला माल हो रखे होंगे। जब यहाँ से रिटायर होकर जाते थे इंडिया से ब्रिटेन, तो भाई अलग ही उनके वो होते थे जलवे। तो अब ये जलवे ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी दिख रहे थे कि भाई कंपनी, ये लोग तो जलवे कर रहे हैं लेकिन कंपनी लॉस में जा रही है। जी हाँ, कंपनी लॉस में जा रही है, मतलब एक तो इसको मोनोपोली दे रखी है और ऊपर से कंपनी लॉस में घाटा दिखा रही है, जबकि इसके एम्प्लॉयज़ तो बहुत रिच हो के आ रहे हैं वहाँ से। तो फिर ये गवर्नमेंट को लगा कि यार यहाँ से अब इनके अफेयर्स को रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरह से ये पूरे ब्रिटेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया में, और हमारी छवि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अक्रॉस दी वर्ल्ड भी थोड़ा बहुत, भले उतना मीडिया ना हो लेकिन थोड़ा बहुत तो था ही। तो वो हमारा जो छवि है वो थोड़ा सा बेकार होता है उसको, क्योंकि ये एक तरह से हम ही को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो लोग ऐसे बोले थोड़ी ना बोलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल रिलायंस जा रही है वहाँ पे बुर्किना फासो में, तो क्या बोलेंगे? ये इंडिया कंपनी, इंडिया की कंपनी है, इंडिया की है। ठीक है, इंडिया के लोग बहुत ख़राब होते हैं। तो इस तरह से अपनी छवि को सुधारने के लिए और इनके अफेयर्स को मैनेज करने के लिए अब कंपनी ने क्या किया, सॉरी गवर्नमेंट ने क्या करना शुरू किया। अब यहाँ पे वहाँ की जो पार्लियामेंट होती थी, संसद होती थी, जहाँ से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया, उन्होंने इनके अफेयर्स को रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया और पहला एक्ट पास किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इज दैट क्लियर? एक सेकेंड, आई थिंक हिंदी वाली PDF आज शेयर हुई है कि नहीं हुई है? वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? आपने बताया नहीं आज की क्लास के बारे में। क्या नहीं बताया भाई? कल बताया तो था क्लास के बारे में, क्यों? कल बताया तो था क्लास के बारे में। वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? नो सर, ओके, नो वॉइस ब्रेक, ठीक है। तो हिंदी की PDF आज नहीं शेयर हुई ना? चलो कोई नहीं, शेयर हो जाएगी आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में। अभी आप समझ लो अच्छे से, सारी चीज़ें आपको समझ में आने वाली। PDF आपकी हिंदी में अलग से शेयर हो जाएगी, ठीक है, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। तो रेगुलेट करना अब स्टार्ट किया अफेयर्स को। कैसे रेगुलेट करना स्टार्ट किया? सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा, दैट वाज प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स फ्रॉम टेकिंग एनी ब्राइब और प्रेजेंट्स फ्रॉम इंडियंस। कि आप घूस नहीं ले सकते इंडियन से। ये घूस उस लेना बंद करो, हम तुम्हारी सैलरी वैलरी बढ़ा रहे हैं, ये ब्राइब लेना बंद करो, जिससे कि हमारी छवि बेकार होती है, और ना सिर्फ तुम्हारी इंडियंस के प्रति बल्कि तुम्हारी जो ब्रिटेन में आते हो वहाँ भी छवि ख़राब होती है कि भाई देखो कितना घूस ले लेके आ रहे हैं। जो गवर्नर ऑफ बंगाल है, मतलब देखिए सर, होता क्या था कि ये जो
हमारा पूरा इंडिया था, इंडिया सब कॉन्टिनेंट था, मैं ऐसे बना देता हूँ, वैसे तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी था, तो मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। तो 3 जो इकोनॉमिकली रिच रीजन्स थे वहाँ पर एक प्रोविंस बना दी गई थी। बंगाल था, बॉम्बे था और मद्रास था। यहाँ पर पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा थी और इकोनॉमिकली भी बहुत ही रिच थे, और इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स थी, तो इनको प्रोविंसेस बना दिया गया। अब था हुआ क्या, 1773 से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया। सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि केंद्रीयकरण। केंद्रीयकरण का मतलब होता है कि जहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दे दी जाए स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, आप पॉलिटी पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन। याद करो हमने 2 तरह के फीचर्स पढ़े थे, फेडरल फीचर और यूनिटरी फीचर। फेडरल फीचर और यूनिटरी को ही फीचर को क्या बोल रहे थे, वो फीचर जो एक तरह से सेंटर को ज़्यादा पावर दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। तो वैसे ही क्या हुआ कि इनको यानी कि बॉम्बे को और मद्रास को इनकी पावर थोड़ी थोड़ी लेके और इसको पावर दे दी गई। कैसे, वो हमें साफ समझ में आ रहा है कि अब गवर्नर ऑफ जो बंगाल है आज से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गया, ठीक। और पहला गवर्नर जनरल कौन बना बंगाल का, वॉरेन हेस्टिंग्स। इतनी बात क्लियर कि बॉम्बे का भी गवर्नर था उसके पास, ठीक है, बंगाल का भी गवर्नर था और मद्रास का भी गवर्नर था, ठीक है। लेकिन जो बंगाल का गवर्नर था उसको ज़्यादा पावर दे दी गई, यानी कैसे, उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया, ठीक है, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या है, ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है क्रिएशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट गवर्नर जनरल, ठीक है। यानी कि एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए। कौन, गवर्नर जनरल जो बंगाल का है, कि भाई तुम लोग तो अभी ऐसे रहो, क्योंकि अब ये गवर्नर जनरल बन चुका है, इसके काम बढ़ चुके हैं, तो अब ये खुद के लिए 4 मेंबर रख सकता है खुद उसको असिस्ट करने के लिए। और यहीं से ही हमारी अभी देखना धीरे 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 यही बड़ा होके इंडियन पार्लियामेंट बन जाएगा, ठीक है, भी देखना है। तो ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये 4 मेंबर रख सकता है इसको असिस्ट करने के लिए। पहला गवर्नर जनरल कौन थे हमने देख लिया है, बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी इज मेड सबऑर्डिनेट टू बंगाल, वो जो मैंने आपको चीज़ बताई अभी। और एक सुप्रीम कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया कि भाई अगर मान लो जस्टिस डिलीवर करना है तो यहाँ पे तो कोई कोर्ट है ही नहीं जैसे कि ब्रिटेन में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ की पार्लियामेंट ने जो रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में, उसमें बोला कि कलकत्ता में एक हाई कोर्ट होगी, सॉरी सुप्रीम कोर्ट होगी, हाई कोर्ट नहीं, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट है, और उसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस होंगे। और पहले चीफ जस्टिस कौन बना ये ध्यान रखना। वैसे तो आज तक मैंने एसएससी में क्वेश्चन नहीं देखा है इस पे कि कौन चीफ जस्टिस था, लेकिन मैं फिर भी नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, एलिजा इम्पे। वैसे तो हमारे हीरा लाल जय किशन दास कन्या थे, एच जे कन्या, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले चीफ जस्टिस थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से जो सुप्रीम कोर्ट बना कैलकाटा में, उसमें एलिजा इम्पी थे। आई अगेन रिपीट, कभी क्वेश्चन आया नहीं इस पर, लेकिन ये ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में जो है आपका स्टैब्लिश हुआ था। और एक चीज़ ध्यान रखना, अभी रिसेंट में ये अभी इसको करवाने का एक और भी कारण है इस चैप्टर को। वैसे तो मैं करवा भी सकता था इसको जब हिस्ट्री करवा देता, मॉडर्न हिस्ट्री तब, लेकिन क्योंकि मेंस का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी रिसेंट में स्टेनो का पेपर उठा के देख लो, एमटीएस को उठा के देख लो, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें ये एक्ट से यानी जो मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ, ये डिफरेंट जो एक्ट्स हैं उनसे काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, ठीक है, जिसको हम एकदम नेग्लेक्ट कर देते हैं। काफ़ी लोगों को तो पता ही नहीं कि हाँ भाई इस तरह का भी चैप्टर होता है, फिर ये तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक चैप्टर में अलग से आते हैं, ठीक है। तो ये वाला 6 पॉइंट भी देख लिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स ऑन रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर। देखो कंपनी अभी क्या कर रही है, कंपनी एकदम अभी पैसा ट्रेड कर रही है, यानी कॉमर्स उसी को बोलते हैं। तो कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करने के लिए कंपनी के एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाने को बोला गया कि ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होगा जो कॉमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करेगा। कॉमर्शियल फंक्शंस का मतलब ये होता है कि कहाँ ट्रेड करना है, किसके साथ ट्रेड करना है, कैसा व्यापार करना है, वो सारा व्यापारिक जो चीज़ों के लेकर डिसीजंस हैं वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स लेगा। आई होप 1773 आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। लेटेस्ट रिवाइज क्विकली, हमने क्या पढ़ा 1773 के एक्ट में? हमने पढ़ा कि सबसे पहला एक्ट ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने पास किया ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, कि वो ब्राइब नहीं ले सकते हैं अभी,
ठीक है, वो और क्या नहीं कर सकते हैं, वो और एक तो ब्राइब नहीं ले सकते हैं, ऊपर से अब क्या करना होगा, आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को स्टैब्लिश करना होगा जो कमर्शियल फंक्शंस को मैनेज करेगा, प्लस सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश करना होगा कलकत्ता में, एक चीफ जस्टिस और बाकी 3 अदर जजेस होंगे। गवर्नर ऑफ बंगाल जो है, बंगाल में एक गवर्नर है, बॉम्बे में है और एक मद्रास में है, तो बंगाल वाले को गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसको बोला गया कि भाई तुम्हारे लिए 4 मेंबर की एक हम काउंसिल देते हैं जो तुमको असिस्ट करेंगे तुम्हारे काम में, जो तुम्हें डिसीजंस लेने में तुम्हें हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आते हैं, और ये एक तरह से यहाँ से सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीयकरण शुरू होता है। ये अमेंडिंग एक्ट है, इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है, बस ये ध्यान रखना 1781 का जो अधिनियम होता है उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से जाना जाता है, और इसको पास किया गया था जो डिफेक्ट थे रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में उसको सही करने के लिए, उनको रेक्टिफाई करने के लिए, जो डिफेक्ट्स थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए, उनको सही करने के लिए। बस इट एग्जेम्प्टेड द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी सुप्रीम कोर्ट जो अभी बनी है यहाँ पर, ये इनके खिलाफ कोई मुकदमे वगैरह नहीं चला सकती है। बस बहुत ज़्यादा इसमें और हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये तो समझ में आया कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए, तो नाम हो गया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है, क्योंकि उस समय का जो ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम जेम्स पिट था, तो उसके नाम पे पड़ा इसका नाम। इट डिफरेंशिएटेड कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ कंपनी, और वी कैन से कॉमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। अब कॉमर्शियल फंक्शन और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में क्या अंतर होता है, तो जैसे कि अगर मैं व्यापार कर रहा हूँ, मैं कि भाई मैं फॉर एग्जांपल कि चाय, मसाले, ठीक है, ये सब मैं, नमक हो गया, इधर से उधर इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये सब कर रहा हूँ, तो वो कॉमर्स का पार्ट हो गया। मैं कहीं ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा हूँ, ठीक है, ये सब, तो ये सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन हो गया। तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट ने बोला देखो भाई अपने कॉमर्शियल फंक्शन अलग करो और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन अलग करो। कैसे अलग करेंगे, कॉमर्शियल फंक्शन को देखने के लिए तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बना ही हुआ है पहले से ही। अब एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस देखने के लिए हम एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिएट करेंगे, यहीं इंग्लैंड में ही, जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को, अफेयर्स को मैनेज करेगा और हमें वो सारी चीज़ें रिपोर्ट करेगा। यानी कि आप कॉमर्शियल फंक्शंस देखो और बोर्ड ऑफ कंट्रोल यहाँ इंग्लैंड में बैठेगा, ठीक है, जिसमें कि रफली 6 मेंबर्स होंगे और वो 6 मेंबर्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेके डिसीजन लेंगे। इसी चीज़ के लिए इसको हाफ लोफ सिस्टम बोला गया, क्योंकि अगर आप देखें तो क्या हुआ इससे एक डुअल रोल स्टार्ट हो गया, डुअल कंट्रोल स्टार्ट हो गया। डुअल कंट्रोल का मतलब ये होता है कि दो लोगों के पास अलग अलग चीज़ों का कंट्रोल है। अगर हम देखें तो जो कॉमर्शियल फंक्शंस हैं उसको लेके तो कंट्रोल अभी भी कंपनी के पास है, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है उनका, ठीक है। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन है यानी कि प्रशासन है वो चला गया, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के हाथ में, फिर ब्रिटेन की उस टाइम की गवर्नमेंट के हाथ में। क्लियर इतनी बात। तो इसको हाफ लोफ सिस्टम बोल देते हैं इसलिए क्योंकि इट सॉट टू मीडिएट बिटवीन पार्लियामेंट एंड द कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, ठीक है। यानी कि पार्लियामेंट भी आ गए, कंपनी के डायरेक्टर्स आ गए, तो इसको हाफ लोफ सिस्टम बोल दिया कि बिकॉज ये बीच में मध्यस्थता कर रहा है दोनों के बीच में। फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी टेरिटरीज इन इंडिया वॉज कॉल्ड एज ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। पहली बार कंपनी का जो टेरिटरी था भारत में उसको ब्रिटिश पोजेशंस बोला गया, मतलब कि भाई यहाँ से अब कंपनी के लिए दिक्कतें बढ़ने वाली थी। इट वॉज काइंड ऑफ सिग्नल। पहला सिग्नल तो यहीं पे दे दिया गया था 1773 के एक्ट में, जब ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने ये बोला कि देखो भाई कंपनी, ये मत सोचना कि तुम्हारा लाइसेंस आजीवन है। अब हम क्या करेंगे, अब से हर 20 साल में, हर 20 ईयर्स में रिव्यू होगा और उसके बेसिस पे जो तुम्हारा ये लाइसेंस चल रहा है उसको एक्सटेंड किया जाएगा। जैसे अभी अगर हमने तुम्हें लाइसेंस दिया तो 20 साल तक और चलेगा, फिर अगले 20 साल तक। ऐसा नहीं कि हमने दे दिया था क्वीन एलिजाबेथ I ने तो वो चले जा रहा है। दूसरा सिग्नल यहाँ से मिलता है हमें कि भाई जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अब इंटरेस्टेड हो रही है इंडिया में कि कंपनी से थोड़ी धीरे धीरे चीज़ें ली जाएं और डायरेक्ट रूल किया जाए।
ना कि कंपनी के हाथ में सब कुछ छोड़ दिया जाए। तो अब क्या हो रहा था, इसी वजह से क्या बोला यहाँ पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कि भाई देखो, ये जो तुम कंपनी, जो तुम्हारी टेरिटरी हैं वो ब्रिटिश पोजेशंस हैं, यानी कि तुम ब्रिटेन क्राउन के नाम पे उनका शासन कर रहे हो, ध्यान रखना। यानी कि एक तरह से हिंट है कि कभी भी छीनी जा सकती है। 1793 का चार्टर एक्ट आया। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। इसने और 20 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, जो 20 साल वाला रूल मैंने आपको अभी बताया। कमांडर इन चीफ होता था जो आर्मी का, वॉज नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। याद है गवर्नर जनरल काउंसिल जो 1773 के एक्ट में पास हुई थी, इसको हम कभी कभी किंग इन काउंसिल भी बोल देते हैं, लेकिन ध्यान रखना वो गवर्नर जनरल को असिस्ट करने के लिए जो 4 मेंबर्स दिए गए थे वो गवर्नर जनरल काउंसिल है। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जो हमने देखा था कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में बना था एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, एंड स्टाफ्स वर टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में बैठ रहा है उसको भारतीय रेवेन्यू से पे किया जाएगा, जो भारत से रेवेन्यू जनरेट होगा उसको ब्रिटेन नहीं पे करेगी। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। अब कॉन्टिन्यूएशन में ही अगला एक्ट आता है, चार्टर ऑफ एक्ट ऑफ 1813। अगर आप ध्यान से देखें तो 20 साल बाद आपका 1813 होगा। तो 20 साल बाद जब 1813 हुआ तो अब 1813 के एक्ट ने क्या क्या किया, ठीक है, बिकॉज इंडियन फंड में जाएगा। इट एबॉलिश ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया। इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, क्योंकि इसने ट्रेड मोनोपोली खत्म कर दी सर। मतलब वही है ना कि जैसे एक प्रियंका चोपड़ा का कोई डायलॉग है कि आप हमसे ये मांग लेते, आपने तो हमसे हमारी क्या जान ही मांग ली, ऐसा करके कुछ है ना। तो मेन ईस्ट इंडिया कंपनी का तो ट्रेड करने के लिए आई थी, वही ख़त्म कर दिया, ट्रेड मोनोपोली ख़त्म कर दी कि आपकी कोई मोनोपोली नहीं है। हाउ इट कंटिन्यूड द मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। कि सुनो, चाय में और चाइना के साथ तुम ट्रेड कर सकते हो और ब्रिटेन की कोई कंपनी ट्रेड नहीं कर सकती है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को छोड़ के बाकी जो सारी चीज़ें हैं उनमें अब तुम्हारा कोई एकाधिकार नहीं रहा, कोई मोनोपोली नहीं रही। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन ओवर द कंपनीज टेरिटरी इन इंडिया। वही सेम चीज़ कि आप ये मत भूलो कि जो तुम रूल कर रहे हो इंडिया में वो ब्रिटेन क्राउन मतलब वो राजा और रानी के नाम पे रूल कर रहे हो। जैसे आज याद करो आर्टिकल नंबर 77 क्या है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो भी धंधा होता है, जो भी बिजनेस होता है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करता है। ऑल बिजनेस ट्रांजैक्टेड शैल बी इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 77 बोलता है। तो वही है क्या, प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारा हेड है कंट्री का, तो इसलिए जितना भी काम होता है उसके नाम पे होता है। तो वहाँ पर भी ऐसे ब्रिटिश क्राउन के नाम पे होता है, होता था, होता है आज भी, ठीक है। तो ब्रिटिश क्राउन के नाम पे ये हैं एज टेरिटरीज। अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया, यानी क्रिश्चियन मिशनरीज जाओ तुम और जाके क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करो। 1 लाख रुपए मतलब अलग से निकाले जाएंगे भारतीय शिक्षा में खर्च करने के लिए। एक लॉ मेंबर, ये जो गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से क्रिएट हुई, हमने देखा कि एक गवर्नर जनरल उसको असिस्ट करने के लिए 4 मेंबर की काउंसिल, उसमें एक लॉ मेंबर भी होगा, एक कानून सदस्य भी होगा। और ये पहला कौन बना, कोई गेस कर सकता है कौन था वो? तो ये था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इसका नाम आपको फिर से देखने मिलेगा। ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन पर्सन्स एंड पनिश द पर्सन्स फॉर नॉट डूइंग सो। यानी किसने बोला कि जो लोकल गवर्नमेंट हैं, लोकल गवर्नमेंट मतलब जो लोकल लेवल पे वहाँ पे इंडिया का ही कोई आदमी है, ऐसे कोई ब्रिटेन का आदमी नहीं है, वो जो जो गवर्नमेंट चला रहा है अपनी, जो टैक्सेस लोगों से कलेक्ट करके, जो टैक्स होता है लोगों से कलेक्ट करके जो ब्रिटेन जो इनको ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को दे रहा है, ब्रिटेन को दे रहा है, अब वो खुद अपने लिए हमें नहीं देना, ब्रिटेन बोला हमें नहीं देना, तुम अगर तुम्हें अपने आप से टैक्स लगाना है अपने लिए तुम लगा सकते हो, और ना दें तो मारना कूटना इनको। सोचो किस लिए किया होगा कि भाई यहाँ से एक लॉयल कम्युनिटी ऑफ इंडियंस हो जाएगा इनके लिए। ये जो लोकल गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं मारेंगे किसको, टैक्स, क्योंकि भाई हर किसी को पैसे से प्यार है। अगर आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, ठीक है, आप में से कुछ लोग होंगे जो बीजेपी से चिढ़ते होंगे, आप में से कुछ लोग होंगे जो कांग्रेस से चिढ़ते होंगे। मान लेते हैं जो बीजेपी से चिढ़ते हैं, तुम आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, क्योंकि पावर में गवर्नमेंट है, बीजेपी आपको पावर दे देती है कि मान लो आपको एग्जाम नाम है राहुल, कि बेटा राहुल, ठीक है, बोलो कि जी सरकार, भले चाहे जितना चिढ़ते हो ठीक है, और आपको आज से हम ये पावर देते हैं, मान लो मोदी जी आए सीधे और आपको बोलें कि आज से हमको पावर देते हैं कि जो राहुल तुम हो, तुम अपने क्षेत्र में
ठीक है, बॉस हो, राजा हो तुम, और जाके टैक्स लोन से कलेक्ट करो, ना करे ना मारना, कोई दिक्कत हो हमसे बताना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि तुम आराम से मारना पीटना, ठीक है। अब भले तुम बोल दो, लेकिन 99.99% लोग, ठीक है, बिल्कुल एग्री कर जाएंगे, जी हुजूर। और भले चाहे आप जितना चढ़ते थे अभी बीजेपी से, लेकिन अब आप उस टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। सिंपल सी बात है। तो चाहे भले एक फॉरेन सरकार आके हमें रूल कर रही थी, लेकिन सोचो इनको पावर दे दी गई इंडियंस को कि तुम टैक्स ले सकते हो अपने लिए, और अगर ना दें तो पनिश कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, जो इंडियंस हैं उनके मन में ब्रिटिशर्स के लिए तो बाद में, लेकिन पहले तुम्हारे यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट के जो मुखिया हैं उनके लिए, उनके लिए अपने उनके मन में ज़्यादा द्वेष हो जाएगा, ठीक है, उनसे गुस्सा होंगे, और जब मारेंगे पीटेंगे, जब उनसे गुस्सा होंगे, तो ये लीडर्स हैं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति ज़्यादा लॉयल हो जाएंगे। समझ रहे हो आप, ठीक है। चल, तो 1813 को, ओहो हम तो भूल ही गए थे टैक्स की रानी चार्टर एक्ट ऑफ 1833 पे आते हैं। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, 1,00,000 रुपए क्रिश्चियन मिशनरीज, एक लॉ मेंबर इन दी गवर्नर जनरल का एग्जीक्यूटिव काउंसिल, और ये एक तरह से ट्रेड मोनोपोली खत्म हुई थी, लेकिन पूरी तरह नहीं खत्म हुई थी, जो आके 1833 के चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ख़त्म हुई, ठीक है। अब वो कैसे ख़त्म हुई देखते हैं, मदर ऑफ टैक्सेस IS इसलिए मैं नोटा दबाता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो आज विवाद होगा लगता है आज विवाद हो गया रहेगा। आज 1833 का चार्टर एक्ट देखते हैं, ठीक है। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया सबसे पहली बार। यानी हम क्या बोल सकते हैं, जो सेंट्रलाइजेशन शुरू हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो अपने चरम सीमा पे पहुंच गया 1833 पे। कैसे चरम सीमा पे पहुंचा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था 1773 में। अब यहाँ पर आके जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका था। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना, विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना था, जल्दी से कमेंट में बताइए। ही डिप्राइव्ड, मतलब दिस एक्ट डिप्राइव्ड द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। यानी कि अब इनके लिए कानून भी, यानी बॉम्बे वाले के लिए और मद्रास वाले के लिए भी कानून कौन बनाएगा, बॉम्बे वाला। तो वही ये दूसरे पॉइंट का मतलब है। लेजिस्लेटिव पावर का मतलब होता है कानून बनाने की पावर, शक्ति। इट एंडेड द एक्टिविटीज़ ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी एंड इट बिकेम अ प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। वही जो मैं आपको बता रहा था सर, कि यहाँ पर ट्रेड मोनोपोली खत्म तो हुई थी, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। एक्सेप्शंस दो थे, चाय और चाइना। यहाँ पे वो चाय और चाइना भी चले गए, और चांदनी चौक टू चाइना हो गया। यानी कि अब यहाँ पर कॉमर्शियल फंक्शंस पूरे तरह से ख़त्म कर दिए गए, एंड इट सीज्ड टू बी अ कॉमर्शियल बॉडी, इट बिकेम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। पूरी तरह से प्रशासन संभालने को बोल दिया गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने वहाँ किया एक्ट ये पास करके, बोला कि अब तुम कॉमर्शियल फंक्शन छोड़ दो। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ लॉ कमीशन। अभी वहाँ पर एक लॉ मेंबर को ऐड किया गया था गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, यहाँ एक अलग से कमीशन ही बिठा दिया गया, जो बाद में हम देखेंगे जाके। इसका काम क्या था कि इंडियन लॉज को कोडिफाई करना। आपने सुना होगा इंडियन पीनल कोड, ये 1860 में आया था, 1860 में। और इसके लिए, इन सब के लिए पता है किसको जिम्मेदार माना जाता है, इसके लिए जिम्मेदार माना जाता है जो हमारा थॉमस बेबिंगटन मैकुले है। ठीक, क्लियर है। आप भी ज़रा बताइए, इंडियन पीनल कोड का नया नाम क्या हो चुका है, भारतीय क्या है, ये हो गया आपका भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। एक हो गया भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, भारतीय नागरिक संहिता, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। जो इंडियन एविडेंस एक्ट है वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और इंडियन पिनल कोड भारतीय न्याय संहिता हो चुके हैं। आपको पता होगा, है ना, फ्रॉम 1 जुलाई 2024। और ये जो सवाल है, ये मेंस में पूछे जाने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। तो जो मेंस वाले स्टूडेंट हैं, इन एक्ट को थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। It attempted to introduce a system of open competition of selection of civil servants। तो सिविल सर्विसेज के लिए एक ओपन कंपटीशन करवाने का अटेम्प्ट किया, करवाया नहीं, सिर्फ अटेम्प्ट हुआ था अभी, ठीक है, सिर्फ अटेम्प्ट किया था अभी। 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसने, और अब यहाँ पे 1833 वाला गया, तो इसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी हम देखेंगे नहीं, ऐसे रिकॉल करो, ठीक है। टैक्सेसा मदर टैक्सेसा का फेज देख के, कि देखो सबसे पहली बात, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, पहली बात। दूसरी बात, एक लॉ कमीशन अलग से बिठाया गया, तीसरी बात,
तीसरी बात यह है कि अब यहाँ से पूरी तरह से कमर्शियल फंक्शंस खत्म, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई ईस्ट इंडिया कंपनी। और अटेम्प्ट किया था, तो ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि सिविल सर्विसेज का ओपन कंपटीशन करने के लिए अटेम्प्ट किया था, तो बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं 1853 का। इसने अटेम्प्ट किया था कि ओपन कॉम्पिटिशन शुरू हो जिसमें इंडियंस नॉन इंडियंस सब पार्टिसिपेट करें, इसने कर दिया वो। इसने क्या किया, इसने वो कर दिया। इट इंट्रोड्यूस्ड ओपन कॉम्पिटिशन फॉर सिविल सर्विसेज। ठीक, नाउ इट सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। कैसे? वो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी जिसमें गवर्नर जनरल था और उसके 4 मेंबर्स जो 1773 में बनाए गए थे, अब इसको बोला कि सुनो भैया, तुम 6 और ले लो। नहीं ले लो तुम 6 इलेक्ट्रॉन और ले लो, 6 इलेक्ट्रॉन और ले लो तुम ठीक है। और ये जो है ये हो जाएगी तुम्हारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल और ये हो जाएगी लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या समझे गुरु? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या अंतर होता है बताओ जरा, पॉलिटी पढ़ चुके हो ना। तो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या अंतर होता है? लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करता है ना। और लॉ को रिव्यू कौन करता है जरा बताओ। तो अभी तक ये जो गवर्नर जनरल उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी वो सिर्फ लॉ को रिव्यू कर रही थी, अब उसको 6 मेंबर्स और दे के क्या क्रिएट कर दी गई? लेजिस्लेचर क्रिएट कर दिया गया। जैसे कि ये प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री का एक कैबिनेट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है जिसमें मान लो मोदी जी हैं और नितिन गडकरी हैं, राजनाथ सिंह हैं, हमारी मदर टैक्सेसा हैं, ठीक है। तो ये एस जयशंकर जी हैं, तो ये सारी लोग कैबिनेट का पार्ट हैं। देन ऐसे कुछ और मेंबर्स हैं, तो ये सब मेंबर क्या हैं? ये इनको बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, लॉ इम्प्लीमेंट करने का काम। कहाँ बैठते हैं? पार्लियामेंट में जाके बैठते हैं। लेकिन क्या सिर्फ यही बैठते हैं? ना, राहुल गांधी और ये सब लोग यानी कि ऑपोजिशन वाले, इंडिया गठबंधन वाले भी बैठते हैं, ये सब भी बैठते हैं। ये इनको सबको मिला देंगे तो क्या बोलते हैं? इनको बोल देते हैं लेजिस्लेचर। उसी चीज़ का तो जन्म हो रहा है यहाँ से। अब समझे कि हमने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया, क्योंकि हम उससे रूबरू हो चुके थे, धीरे धीरे होना स्टार्ट कर दिए थे, हम इंडिपेंडेंस तक हो चुके थे। तो ये समझ में आया कि अब ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस ये परफॉर्म करेगा जो गवर्नर जनरल की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल उसको इंप्लीमेंट करेगी। ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज के लिए शुरू हो गया। पहले इंडियन कौन थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई किया? एक्सटेंडेड द कंपनी रूल इन इंडियन टेरिटरी बट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। रुको अब इस पे आते हैं। इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें लोकल अभी क्यों क्रिएट की गई? कि भाई तुम गधे हो एक नंबर के। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला ऐसा पार्लियामेंट ने, एक नंबर के वैसे तो चूती आदमी हो तुम। है साला, ऐसे करके फिर रिएक्ट किया किसने? गवर्नर जनरल ने। लेकिन कुछ कर सकता नहीं था। कौन? जो गवर्नर जनरल है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली वो क्राउन के नाम पे रूल हो रहा था। तो जो लोकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि भैया जो लॉ बना रहे उसमें इंडियंस को भी इन्वॉल्व करो। जैसे 6 लोग हैं तो 6 में से 4 लो इंडियंस को, 2 तुम ले लो कहीं से भी यूरोपियंस को, ब्रिटेन से, लेकिन 4 इंडियंस को लो तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये चीज़। और पहले इंडियन कौन थे? तो ही वॉज हमारे सत्तू जी, है ना। सत्तू जी जिन्होंने, वो सत्तू जी नहीं है, ठीक है। शादी कौन सा वो है मूवी, शादी करके क्या है पता नहीं, है ना, जिसमें वो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है ना। तो सत्येंद्र प्रसाद, उसमें सत्तू ही तो बोलती है वो, है ना, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वॉज द फर्स्ट टू क्वालिफाई। लोकल रिप्रेजेंटेशन समझ में आया। ऑफ द 6 लेजिस्लेटिव मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल 4 मेंबर्स वर टू बी अपॉइंटेड बाय द लोकल गवर्नमेंट ऑफ मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। जो मैंने आपको बात बताई कि 6 में से 4 इंडियंस को लो। और ये पॉइंट क्या है? इट एक्सटेंडेड द कंपनीज रूल इन इंडियन टेरिटरी बट पीरियड इज नॉट स्पेसिफाइड। कि भैया अभी तो 20 साल बोल रहे थे, 20 साल बाद अब कंपनी को कोई टाइम नहीं बताया गया। कंपनी बोला टाइम, बोलता है टाइम तो अब नहीं बता पाएंगे। और कंपनी का हाल कुछ ऐसा हुआ। क्यों? समझ आ गया था उसको। अब जो है जाने वाला है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बचा है वो भी जाने वाला है हाथ से। और हुआ भी वो। ब्रिटेन गवर्नमेंट को तो एक बहाना चाहिए था, बहाना उसको मिल गया। 1857 का जो रिवोल्ट था, 1857 की जो क्रांति हुई, तो ब्रिटेन ने बोला देखो यार तुम्हारी वजह से हुआ है। ईस्ट इंडिया कंपनी से बोला तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ढंग से रूल नहीं कर पा रहे हो, गवर्न नहीं कर पा रहे हो। तो इतना भयंकर जो आक्रोश डेवलप हुआ है इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति, वो तुम्हारी वजह से हुआ है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बोला तो ब्रिटेन गवर्नमेंट तो अब तुम निकल लो।
अब यहाँ पर हम एक गुड गवर्नमेंट लेके आएंगे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया 1858 और उसके थ्रू बोला कि अब हम यहाँ पर एक गुड गवर्नमेंट लाएंगे, इसलिए अब तुमको हम यहाँ से कर रहे हैं अलविदा। एबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, यानी कि अब सीधा, अभी तो इनडायरेक्ट रूल था ब्रिटिश क्राउन का, अब तो डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो अब डायरेक्ट रूल स्टैब्लिश कर दिया यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन का। ठीक है, क्या चीज़? ओके सॉरी, सत्येंद्र नाथ टैगोर होंगे। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा तो ये 1909 में आएंगे। ठीक है, जो पहले इंडियन बनते हैं एग्जीक्यूटिव वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, ये सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा नहीं, सत्येंद्र नाथ, यहाँ पर लिख देता हूँ, नाथ टैगोर। ठीक है, अभी सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी भी आएंगे, सत्तू जी भी। ठीक, क्लियर है? फीचर्स पे आते हैं। इट चेंज द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। यानी कि आप देख रहे हो 1773 में गवर्नर ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, 1833 में बना गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन रहा है वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं है कि जो अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उससे बोला तुम निकल लो, अब हमारा कोई नया आदमी, ना, उसी को बोल दिया कि तुम रहो, ईस्ट इंडिया कंपनी जा रही, लेकिन तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के अभी तक एम्प्लॉय थे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए अभी तक काम कर रहे, तब हमारे लिए काम करो तुम। लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, तो कैनिंग जो है ये बन गया पहला वॉइस ऑफ इंडिया। इस एक्ट ने और क्या काम किया? बहुत इंपॉर्टेंट काम किया, ध्यान से देखना, और इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सीधा रानी के द्वारा इशू किया गया था। क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, और हिंदी की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में डल चुकी है, तो आप अलग से खोल सकते हैं, समझ सकते हैं। नहीं खोलना है तो मत खोलो, मतलब PDF को, और अभी यहीं से आप पढ़ सकते हो, आराम से समझो कायदे से, उसके बाद पढ़ लेना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इट एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट या डुअल गवर्नमेंट बाई एबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो 1773 में आ गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, इन दोनों को बोला तुम भी निकल लो, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। और एक ऑफिस क्रिएट किया इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, जो कोई और नहीं, ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, जो सरकार थी, तो उन्हीं की सरकार का एक कैबिनेट मिनिस्टर था ये। जैसे आज को मान लो मोदी जी किसी को बोल दें, जैसे कि राजनाथ सिंह को, कि तुम मतलब आज से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, और बुर्किना फासो में जो रिलायंस कंपनी को तुमने वापस बुला लिया है, अब जो रूल हो रहा है हमारे नाम से वहाँ पे, तो उस कंट्री के अफेयर्स के लिए पूरी तरह से तुम जिम्मेदार हो। तो बस वैसा ही है कि ब्रिटेन पार्लियामेंट का एक मेंबर है, यानी कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद है वहाँ का, उसको वहीं पे बिठाया गया, बोला गया कि तुम इंडिया के अफेयर्स के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल हो, तो पार्लियामेंट में अगर कोई सवाल पूछा जाएगा इंडिया को लेकर, तो तुम आंसर करोगे और तुम ही सारा कुछ हमें बताओगे। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अकेले तो यह काम कर नहीं सकता है, तो उसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक काउंसिल दे दी गई। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वही 5वें पॉइंट में वही सेम चीज़ लिखी हुई है। यहाँ तक समझ में आ गया? 1858 रिवाइज कर लें इसको। 1858 ने क्या किया? पहली बात तो इसने हटा दिया किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधा एबॉलिश कर दिया। इसको हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट बोलते हैं। इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को भी खत्म कर दिया। इसने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की नई पोजीशन क्रिएट की और उसको 15 मेंबर की काउंसिल दे दिया असिस्ट करने के लिए, और इसने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाइस रॉय ऑफ इंडिया बना दिया, जो पहला कैनिंग बना। अब यहाँ पर मैं एक आपको एक्ट नहीं बता रहा हूँ, और सर एक इसका प्रोविजन बता दे रहा हूँ, लेकिन हिस्ट्री में आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसके बाद इस एक्ट ने क्या किया? पहले तो इसने एक पील कमीशन का, पील आयोग का गठन किया कि भाई ये बताओ पील आयोग कि इंडियन आर्मी में इंडियंस कितने रखे जाने चाहिए। तो पील आयोग ने बोला कि यार इंडियंस कम रखो। देखो 1857 में क्या हुआ, अभी इंडियंस को तुमने रखा आर्मी में, अब आर्मी होती है तुमको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिनके कंट्री में तुम रूल कर रहे हो उन्हीं लोगों को ले लोगे, और उन्हीं लोगों ने विद्रोह कर दिया तो वो लोग तो अपने लोगों पे गोली चलाएंगे नहीं, तो एक काम करो ब्रिटिशर्स को भरो आर्मी में। तो इंडियन आर्मी में ब्रिटिशर्स का नंबर इंक्रीज कर दिया गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पील कमीशन। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। अभी सब क्या था? गवर्नमेंट चार्टर एक्ट अभी तक आ रहे थे। चार्टर एक्ट के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, और अब आया काउंसिल एक्ट। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर काउंसिल पे ज़्यादा जोर है। याद करो 1773 में गवर्नर जनरल, उसको 4 मेंबर। 1853 गवर्नर जनरल काउंसिल क्रिएट कर दी गई, यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल।
अब क्या किया गया, एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस इन 1862 वॉइस रॉय ने नॉमिनेट किया राजा ऑफ बनारस महाराजा ऑफ पटियाला दिनकर राव टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो उनकी काउंसिल थी इन मेंबर्स को उन्होंने पहली बार नॉमिनेट किया। इट इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग द लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज। यानी कि वो सेंट्रलाइजेशन जो 1773 में शुरू हुआ था कि भाई जहाँ से गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। 1833 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब सेंट्रलाइजेशन अपनी चरम सीमा पहुंच चुका था। अब वहाँ से सेंट्रलाइजेशन से डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, यानी कि जो बॉम्बे और मद्रास वाले बेचारे तरस रहे थे पावर के लिए, उनको भी पावर दे दी गई और उनके लिए भी उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कर दिया गया कि ऐसा मत सोचो कि ब्रिटेन मतलब बंगाल वाला ही सब कुछ क्रिएट कर करके देगा, तुम भी अपनी काउंसिल बनाओ और तुम अपने भी लिए भी लॉ बनाओ। तो बंगाल को ना दिया, बंगाल के पास था, ठीक है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ये जो करेंटली पेशावर वाला क्षेत्र है वहाँ पर पंजाब, ठीक है, पंजाब। और इन कब 1862, 1886, 1897 में क्रिएट की गई। ये बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी याद करने की ज़रूरत नहीं कब क्रिएट किया गया इसको, ठीक है। रिकग्निशन टू दी पोर्टफोलियो सिस्टम, सबसे पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम आया। ये पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है, जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह के अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री आप जानते हैं निर्मला मैडम के अंडर में है, देन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री एस जयशंकर। तो इसी को बोलते हैं पोर्टफोलियो, जहाँ पर पर्टिकुलर मिनिस्ट्रीज एक बंदे को दे दी जाती हैं, इसी को पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, जो 1861 से शुरू हुआ। इट एम्पावर्ड दी वॉइस रॉय टू इशू ऑर्डिनेंस, यानी सबसे पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई वॉइस रॉय को। अब आपको पता है अध्यादेश का मतलब होता क्या है ना, कि जब आपकी काउंसिल ना हो, हमने पॉलिटी में पढ़ा था कि जब हमारे जो ये जो हाउसेज हैं सेशन में ना हो, सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, सत्र में ना हो, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा या दोनों, तो उस टाइम पे जो हमारा राष्ट्रपति है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है अंडर विच आर्टिकल एंड गवर्नर अंडर विच आर्टिकल, जल्दी से बताओ। विदाउट द कंकरेंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ड्यूरिंग एन इमरजेंसी, तो जब इमरजेंसी है तो ऑर्डिनेंस ला सकता है वॉइस रॉय। जैसे अभी प्रेसिडेंट ला सकता है सेंटर के केस में, गवर्नर ला सकता है स्टेट के केस में। प्रेसिडेंट लाता है 72 आर्टिकल के तहत और 161 आर्टिकल के तहत लाता है गवर्नर। और इसका लाइफ कितना है, 6 महीने। जैसे कि हमने देखा था कि हमारा जो ये अभी करेंटली ऑर्डिनेंस आता है उसका मैक्सिमम लाइफ इन केस ऑफ डिसअप्रूवल 6 महीने और 6 हफ्ते हो सकता है। अगर ये बात समझ में आई तो ठीक, नहीं तो जाने दो, आगे बढ़ो। 1909 में आ जाओ तुम सीधा, 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अगेन काउंसिल एक्ट है ये, बहुत ध्यान रखना, सीधा सीधा क्वेश्चन तो यही पूछ लेता है। एसएससी सीजल 2024 यानी कि जो अभी रिसेंट में सीजल हुआ है उसमें यही पूछा गया था कि सिर्फ इतना ही आइडेंटिफाई करना था उस क्वेश्चन में कि ये चार्टर एक्ट ऑफ 1909 होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 होगा, या फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 होगा। अब है क्या, कई बार एसएससी वाले खुद कई सारे जब सवाल पूछते हैं तो ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 रख देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से कई बार आदत हो जाती है, कई बार मेरे मुंह से भी निकल आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, लेकिन ध्यान रखिएगा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं, ये इंडियन काउंसिल्स एक्ट है, क्योंकि इसने काउंसिल्स में रिफॉर्म की है। क्या रिफॉर्म किए पढ़ते हैं, लेकिन इसको प्यार से मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म बोलते हैं। अभी तक इतना प्यार किसी को नहीं दिया था, किसी एक्ट को, किसको प्यार से हम कुछ और बोल रहे हो, लेकिन इसको हम प्यार देंगे अब। क्योंकि मॉर्लेमेंटो क्यों बोला, क्योंकि मॉर्ले उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। बताया अभी कौन होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 से क्रिएट हुआ, ठीक है। बस इसके बाद 1919 का है, 1935 का है, खत्म उसके बाद, ठीक है। बस 2-3 एक्ट और बाकी हैं, बस खत्म, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और मिंटो जो था उस समय वो वॉइस रॉय था। तो मॉर्ले था सेक्रेटरी, मिंटो था वॉइस रॉय, तो मॉर्ले मिंटो दोनों की साठ गांठ से आया था, तो मॉर्ले मिंटो। इसने क्या किया, बहुत ही सिग्निफिकेंटली लेजिस्लेटिव काउंसिल जो गवर्न, अब खुद ही, और मैं फिर से बता रहा हूं तुम्हें, जो गवर्नर जनरल को 4 लोग दिए गए थे, ठीक, फिर गवर्नर जनरल को 6 लोग और दिए गए। अभी 4 थे, एक सेकंड रुको, अभी 4 थे, फिर 6 लोग और दिए गए। 1853 वाले से काउंसिल बन गई। 1858 को जो अधिनियम आया था ना, तो उसने बोला कि अब ये जो गवर्नर जनरल काउंसिल है आज के बाद से 1861 के एक्ट के बाद ये इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाएगी या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाएगी। तो इसी काउंसिल की बात हो रही है कि अब यहाँ पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोल लो या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बात एक ही है। इसका नंबर, इसमें स्ट्रेंथ 16 से 60 हो गई है। इट रिटेन्ड ऑफिशियल मेजोरिटी ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल
बट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। इसने बोला कि जो आपकी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है इसमें 16-60 हो गया। इसमें ऑफिशियल्स की मेजोरिटी रहेगी, मतलब इसमें मेंबर्स जो थे वो दो तरह के थे। मेंबर्स दो तरह के थे, एक ऑफिशियल और एक नॉन ऑफिशियल। ऑफिशियल का मतलब होता है जो प्रशासन का हिस्सा है। वॉइस रॉय बोलेगा, देखो वॉइस रॉय चुनता होता है, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, तुम आ जाओ, ठीक है। तो ये प्रशासन के लोग होते थे, यानी कि सरकार के लोग होते थे ये गैर सरकार के, मतलब गैर सरकार के, मान लो किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये पार्ट नहीं है। तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इनको मेजॉरिटी में ही रखा गया। थे ये भी थे लेकिन माइनॉरिटी में थे ये। लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, प्रोविंशियल का मतलब देखो सेंट्रल तो जैसे आज है हमारा पार्लियामेंट है एक सेंटर के पास, वो दिल्ली में बैठता है, दिल्ली में है पार्लियामेंट हाउस, वहाँ पे हमारी सब गवर्नमेंट बैठती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन हर स्टेट के पास अपनी गवर्नमेंट, अपना है ना लेजिस्लेचर हाउस है ना। तो वैसे ही ज़्यादातर प्रोविंसेस के पास अपना काउंसिल था, पहले नहीं था, लेकिन अब यहाँ देखो ना 1861 में बंगाल को मिल गया, नॉर्थ NWFP को, पंजाब को, इन सबके पास था। तो इन लोगों, ये लोग जो है नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हैं, ये लोग नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी रख सकते हैं, यानी कि नॉन गवर्नमेंट के बंदे रख सकते हैं। ठीक, ये है इसका मतलब। मेंबर्स वर अलाउड टू आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मूव रेजोल्यूशंस ऑन दी बजट एंड सो ऑन। लेकिन बजट पे वोटिंग अभी अलाउड नहीं होती, सिर्फ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ते हैं बजट आर्टिकल 112, तो उसमें हम पढ़ते हैं दो पार्ट होते हैं उसके एक्सपेंडिचर के, एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेड फॉर्म। तो चार्ज पे तो वोटिंग अलाउड ही नहीं होती है ना, तो वैसे ही समझ लो। और जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम में वोटिंग अलाउड होती है वो लोकसभा में होती है, राज्यसभा में तो भी नहीं होती। तो वैसा टाइप इसको थोड़ा समझ सकते हो आप। ठीक, 1909 अभी मेन पॉइंट तो आया ही नहीं 1909 का, ये समझ लो तुम। अभी तो मेन पॉइंट 1909 का, जिसके लिए 1909 वाला एक्ट जाना जाता है, वो आया ही नहीं अभी। ठीक है, और इसके बाद आप डाउट पूछ लीजिएगा जो भी हो। ठीक है, इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वॉइस रॉय एंड द गवर्नर। ये मैं बार बार वही लिख रहा हूँ, गवर्नर ना जनरल लिख के मैं वॉइस रॉय लिखता हूँ। याद करो 4 मेंबर शुरू में दिए गए थे, बाद में फिर 16, मतलब 6 किए गए। ठीक है, फिर 16 हुए धीरे धीरे, अब 60 हो गए, 60 हो गए। लेकिन ये जो इसके अंदर कोर में बैठे हुए हैं, कोर में वो वॉइस, वो क्या है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। जो एक्सपैंड हो रही है वो क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अपने अभी लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंडियन घुस सकते थे, बड़े वाले गोले में, अंदर वाले गोले में अभी तक इंडियंस अलाउड नहीं थे वॉइस रह के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेकिन अब से हो गए। पहले इंडियन मेंबर बने जिन्होंने वॉइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किया, ही वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाउ दिस इज द मेन पॉइंट। इट इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम्स। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब ये होता है कि अब यहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिवाइड एंड रूल स्टार्ट किया। इसने बोला कि कोई अगर मुस्लिम बहुल इलाका है, वहाँ पे पहली बात तो मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा हो सकता है, और वहाँ के जितने मुस्लिम्स हैं सिर्फ वही वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं, और किसी कम्युनिटी के, हिंदू और बाकी कम्युनिटी के, वो लोग हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आज भी होता है, दलित सीट आ गई, महिला सीट आ गई, तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ दलित ही वोट कर सकते हैं, महिलाएं ही वोट कर सकती हैं, है ना। लोकल बॉडीज़ में होता है ना ये रिजर्वेशन होता है अभी। ठीक है, अभी सेंटर में तो 106 अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ है तो उससे मिला है, लेकिन अभी इन्फोर्स नहीं हुआ है, लागू नहीं हुआ है अभी। विमेन को वो जो हमारा रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में, वो अभी तक, ठीक है, वो पूरी तरह से अभी लागू हुआ नहीं है। लेकिन पंचायत में तो है ना, हमने पढ़ा था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। रिजर्वेशन किस आर्टिकल में, जरा बताइए। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सिर्फ वेमेंस ही वोट कर सकती हैं, दलित ही वोट कर सकते हैं। वोट तो हर कोई कर सकता है, बस खड़ा वो दलित हो सकता है या फिर महिला खड़ी हो सकती है। तो यहाँ पे वो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ये अलग होता है, इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट, पृथक निर्वाचन। अंडर दिस मुस्लिम मेंबर्स वर टू बी इलेक्टेड ओनली बाई मुस्लिम वोटर्स। और इसीलिए इस मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, भारत में साम्यवाद का जनक माना जाता है, फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट इन इंडिया। अब किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर दी सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, और ये आप छोड़ दो, ठीक है, ये 4th पॉइंट तक ही आपको करना है। अब यहाँ पे इससे पहले कि 1919 वाला मैं शुरू करूँ, ठीक है, बस 2 ही एक्ट हैं, 1919 और 1935। आपका किसी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। 243D बिल्कुल सभी का सही है।
क्वेश्चंस भी करेंगे, यूपीएससी वाले भी करेंगे, एसएससी वाले भी करेंगे। अरे डिस्काउंट 2.0 बैच अभी तो नहीं है। जी नीतीश की सेंचुरी हो गई। अच्छा 16 नंबर, गर्दन घुमाओ जरा। ओके थैंक यू। सभी लोग नेक रोटेट कर लेंगे, आइस को ब्लिंक कर लेंगे थोड़ा सा दूर देख के, और एक डीप ब्रीथ ले लेंगे, और पानी को भी पास में रखा करो ना, ग्लास में, बॉटल में, कहीं पे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं? अरे यार शायद मैंने 72 और 161 को बोल दिया गलती से। 72 और 161 पार्डनिंग पावर होते हैं, ऑर्डिनेंस पावर आते हैं 123 एंड 213 में। यस ठीक है, ठीक है। 123 का प्रेसिडेंट आता है और 213 में आता है आपका गवर्नर का। 72 और 161 में पार्डनिंग पावर है दोनों के, ठीक है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी आते हैं 1919 के एक्ट में। हिंदी बुक नहीं है, चलो ठीक है। तो अब आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। इसको हम जानते हैं मॉन्टैग्यू चेल्मफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से। क्यों जानते होंगे आपको पता है, क्योंकि ये सेक्रेटरी था उस समय पे और ये वॉइस रॉय था उस समय पे। इसने क्या किया, ठीक है, इस पॉइंट को अभी, ये तो इसी को कर लो अभी, ठीक है। इट क्लासीफाइड ऑल दी सब्जेक्ट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 कैटेगरीज। जितने भी सब्जेक्ट्स थे उनको, सॉरी, उनको 2 कैटेगरी में बांट दिया, सेंट्रल सब्जेक्ट एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट, ठीक है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, यानी कि जैसे आज हम पढ़ते हैं 7th जो हमारा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या है, उसमें एक यूनियन लिस्ट है, उसमें एक स्टेट लिस्ट है, उसमें कॉन्करेंट लिस्ट है। कमेंट बताएंगे यूनियन लिस्ट में करेंटली कितने सब्जेक्ट्स हैं, ठीक। तो हमने पढ़ा था कि यूनियन लिस्ट में पहले 97 थे, अभी 100 सब्जेक्ट हैं, 100 सब्जेक्ट हैं। तो उसी तरह से ही एक तो सेंटर के सब्जेक्ट इसने बना दिए, 2 सेंट्रल काउंसिल बनाएगी, ठीक है। अभी देखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी कि नहीं थी, अब लेजिस्लेटिव असेंबली भी आ जाएगी, उसका भी जन्म हो जाएगा इसी एक्ट से। और प्रोविंसेस के पास अपनी काउंसिल थी, तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट पे वो बनाएंगे। लेकिन इसने एक काम और किया, इसने दोहरा डिवीजन किया, यानी डिवीजन में भी डिवीजन कर दिया। इसने सब्जेक्ट को पहले सेंटर प्रोविंस में डिवाइड किया, इनको भी डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया रिजर्व्ड और एक को बोल दिया ट्रांसफर्ड। मैं आपको थोड़ा सा फील दिलाता हूँ। जैसे आज यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट है, सेंटर बोले कि देखो स्टेट, जो तुम्हारी स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है ना, उसमें भी हम 2 डिवीजन कर रहे हैं, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। जो रिजर्व्ड वाले सब्जेक्ट हैं उसमें जब तुम लॉ बनाओगे तो हमसे पूछे बिना लॉ नहीं बना सकते हो, हमसे पूछना पड़ेगा। तो एक तरह से मैंने और कंट्रोल बिठा दिया किस पे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स पे। तो बस वही है, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया। रिजर्व्ड में किस सब्जेक्ट को रखा होगा, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होंगे ब्रिटिश अफेयर्स के लिए, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे, जैसे पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, प्रिजन्स, लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। जैसे आज भी पुलिस हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, ये पुलिस वगैरह हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब किस में आते हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब किस में आते हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। तब भी ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। लेकिन इसने क्या किया, उन प्रोविंशियल सब्जेक्ट को बांट दिया। बोला कि जो थोड़े से हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सब तुम देखो, हमें नहीं मतलब इससे। जो कम इम्पॉर्टेंट मसले थे, जो ब्रिटिश अफेयर्स के लिए है ना, ब्रिटिश बिजनेस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थीं, जैसे पुलिस ब्रिटिशर्स के हाथ में होनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना। प्रशासन अपने हाथ में होना चाहिए, ये जेल अपने हाथ में होना चाहिए, ठीक है। इनके हाथ में नहीं दे सकते हैं प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर तो इंडियंस नॉन ऑफिशियल की मेजोरिटी है, ठीक है। तो हर चीज़ जो इंपॉर्टेंट है उसमें अपना कंट्रोल रखना चाहते थे ये। लैंड रेवेन्यू, फाइनेंस। अब पब्लिक हेल्थ ख़राब हो अच्छी हो, क्या कर लेना देना ब्रिटिशर्स को, मरो। एजुकेशन अच्छी हो ख़राब हो, क्या लेना देना ब्रिटिशर्स को। तो ट्रांसफर्ड इसमें डाल दिया, समझे। अब यहाँ पर इसने सबसे पहले बाई कैमरलिज्म को इंट्रोड्यूस किया। बाई कैमरलिज्म का मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल। अभी आपको मैंने बताया इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक। अब इसने एक लेजिस्लेटिव असेंबली काइंड ऑफ भी क्रिएट कर दी, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली।
ये जो इंपीरियल या फिर सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये अपर हाउस बन गया और ये नया क्रिएट कर दिया एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो एक लोअर हाउस बन गया, जैसे आज होता है राज्यसभा लोकसभा या लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। इट रिक्वायर्ड दैट 3 ऑफ द 6 मेंबर्स ऑफ द वॉइसरॉय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल वर टू बी इंडियन। अब 1909 के एक्ट में एक इंडियन को अलाउ किया गया था कि आप वॉइसरॉय के उस एग्जीक्यूटिव काउंसिल में घुस सकते हो। एंड पहले कौन थे जरा बताओ जल्दी से, अभी बताया था। अब यहाँ पर 2 और आ सकते हैं, यानी 3, 6 में से 3 हो सकते हैं। पहले कौन थे? पहले थे हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इसने एक हाई कमिश्नर फॉर इंडियन लंदन ऑफिस क्रिएट करने की बात कही। इसने एक पब्लिक सर्विस कमीशन इस्टेब्लिश करने की बात कही, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन होना चाहिए एक, ठीक है। और इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम प्रोविंशियल बजट फ्रॉम द सेंट्रल बजट, ठीक है। प्रोविंशियल बजट को सेंट्रल बजट को इसने अलग कर दिया, ठीक है। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई थी यहाँ पर कि रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड में बांट दिया सब्जेक्ट्स को, प्रोविंशियल सब्जेक्ट को, इसी को बोलते हैं डायरकी। तो डायरकी कहाँ पर आई? डायरकी आई प्रोविंसेस में, हिंदी में बोलते हैं द्वैध शासन। तो डायरकी कहाँ आई? प्रोविंसेस में। अब जस्ट इसका उल्टा 1935 ने किया। 1935 ने धीरे धीरे अब क्या किया? इंडियंस को ज़्यादा पावर देना शुरू किया, प्रोविंसेस में ज़्यादा पावर दी। कैसे? इसने सबसे पहले, जो मैं पॉइंट पहले पढ़ा रहा हूँ उसको पहले देखना, अपने ऑर्डर में मत देखना अपने हिसाब से, ठीक है। इट एबॉलिश डायरकी इन दी प्रोविंसेस एंड इंट्रोड्यूस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन इट्स प्लेस। यानी कि इसने प्रोविंसेस से डायरकी को ख़त्म कर दिया जो 1919 लाया था, और उनको स्वायत्ता दे दी, ऑटोनॉमी दे दी। और इसने डायरकी दे दी किसको? यहाँ पे लिखा नहीं है, ध्यान रखना। इट इंट्रोड्यूस डायरकी एट द सेंट्रल लेवल। अब वही डायरकी को सेंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया। इंट्रोड्यूस्ड डायरकी एट सेंटर। इसने एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात कही कि भाई सभी लोग आ जाओ मिलके एक फेडरेशन बनाते हैं। जैसे आज इंडिया में फेडरेशन एग्जिस्ट करता है, सेंटर है और स्टेट्स हैं, तो वैसे इसने बोला कि आ जाओ, प्रोविंसेस आ जाएंगे और प्रिंसली स्टेट एज यूनिट आ जाएंगे, सब लोग फेडरेशन बनाते हैं। लेकिन कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया, ध्यान रखना इस चीज़ को। ये एक्ट ध्यान रखना 1935 में आया था, लेकिन ये लागू कब हुआ था एक्ट? जैसे हमारा संविधान तो अडॉप्ट तो 26 नवंबर 1949 को कर लिया था, लेकिन लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। तो ऐसे एनफोर्स लागू होता है ये 1 अप्रैल को 1937 को, 1937 को लागू होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया? डायरकी हटाई प्रोविंसेस से और सेंटर में डायरकी दे दिया और प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी। और इसने अब 1919 वाले ने क्या किया था? आंख बंद करो और सोचो, अभी आंख बंद करो जल्दी से। उसने क्या किया था? डायरकी दी प्रोविंसेस को और सेंटर में दिया बाइकैमरल लेजिस्लेचर। इसका उल्टा क्या होगा? सेंटर को दे दो डायरकी और प्रोविंसेस को दे दो बाइकैमरल लेजिस्लेचर। वही आंखें खोल लो, अब 1935 के एक्ट ने किया। सारी प्रोविंसेस में नहीं, 11 प्रोविंसेस थी, उनमें से 6 को इसने दे दिया बाइकैमरलिज्म। एक अपर हाउस होगा, एक लोअर हाउस होगा। इट रिजर्व्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ जनरल सीट्स फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस। शेड्यूल कास्ट के लिए इसने कुछ सीट्स रिजर्व कर ली और विमेंस के लिए भी। ध्यान रखना, अभी ऐसा मत समझना कि कोई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया था, हर कोई वोट दे रहा है 18+ ना। ओनली 14% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 14% के पास ही वोटिंग राइट था। वोटिंग राइट किस बेसिस पे था? कि आप कितनी प्रॉपर्टी होल्ड करते हो, टैक्स भरते हो कि नहीं भरते हो, ठीक है, और आप कितने एजुकेटेड हो। इस बेसिस पे फ्रेंचाइज था, इस बेसिस पे ही आप सिर्फ वोटिंग में हिस्सा ले सकते हो। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट की इसने बात कही, ठीक है। जो RBI आज हम देखते हैं वो इसी एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉट ओनली अ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का मतलब है सेंटर के लिए जो एक होगा, है ना। जैसे कि आज IAS, IPS और IFOS, दैट इज़ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन से आती है। बट ऑल्सो अ प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसने दे दिया एंड अ ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। जैसे आज हम लोग, मैंने आपको पढ़ाया था ना, एक तो हमारा आर्टिकल नंबर 315 से 323 में आता है, इसमें फेडरल भी आता है, प्रोविंशियल भी आता है, ठीक है। फेडरल हमारा एक जो हमारा जैसे UPSC है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। लेकिन ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हमने पढ़ा था, एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो लॉ के थ्रू क्रिएट की जाती है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट बनाया जो सुप्रीम कोर्ट के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ख़त्म हो गया, इफ़ यू नो, 28 जन 1950, ठीक है। तो 28 जनवरी 1950 को जब सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है,
बंद मतलब शुरू होता है, तो वहीं से फेडरल कोर्ट के सारे पावर्स जो हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आ जाते हैं। ठीक है, जो फेडरल कोर्ट यहाँ बनी थी, जो इसके पास पावर्स थे। इसने बर्मा को इंडिया से अलग कर दिया। ठीक है, इसने 2 प्रोविंसेस उड़ीसा और सिंध अलग किए, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इट प्रोवाइडेड फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल रेलवे अथॉरिटी, इंपॉर्टेंट नहीं उतना। ठीक है, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ठीक है कि ऑडिटर जनरल एक अलग से अपॉइंट किया फॉर द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। 10, 11, 12 उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मैं रिवाइज करवाता हूँ आपको बिकॉज यहाँ से ख़त्म है अब, कि पूरा नहीं, सिर्फ 1930 वाला, 1935 वाला। ठीक है, 1935 ने क्या किया, आंखें बंद करो, प्रोविंसेस से डायरेक्टली हटाई, उसको ऑटोनॉमी दी। प्रोविंसेस को बाईकैमरल लेजिस्लेचर दिया और सेंटर को डायरेक्ट दे दी। 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को इसने डायरेक्ट दी, बाईकैमरल लेजिस्लेचर दिया। ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने का बात का, जिसमें कि प्रोविंसेस आएंगे, प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट पता होगा तुम्हें, मैंने बताया था। प्रिंसली स्टेट मतलब जहाँ राज्य रजवाड़ों का रूल था। रूल तो अंग्रेज़ों के नाम पे ही हो रहा था ना, हिस्ट्री में पढ़ेंगे किस तरह से अंग्रेज़ों के नाम पे हो रहा था, कि अंग्रेज कर तो रहे थे शासन, लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के अंडर शासन कर रहे थे वो। ठीक है, कि राज्यों से बोलते हैं कि ठीक है तुम रूल करो, लेकिन हमारे नाम पे रूल कर रहे हो, जितना जो तुम्हारा प्रशासन को लेके फॉरेन अफेयर्स सब हम देखेंगे। तो फेडरेशन बनाने की बात की, जो कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया। आरबीआई सेटअप हुआ, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, और फेडरल कोर्ट स्टैब्लिश होती है। ख़त्म बात। अब हमें मिल जाएगी आज़ादी। ठीक है, अब हमें मिल जाएगी आज़ादी। तो इट एंडेड, इस पर्टिकुलर एक्ट ने क्या किया। और एक चीज़ है और, यहाँ लिखा नहीं है क्या, यहाँ पे लिखा तो होना चाहिए था। जो हमने देखा था ना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और उसको 15 मेंबर को असिस्ट करने के लिए काउंसिल दी गई थी, याद आया। चलो पहले मैं ये पूरा ख़त्म कर लेता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है, तो इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट। ठीक है, यानी 15 अगस्त, क्योंकि 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली, जो उस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने अनाउंस किया, डिक्लेयर किया कि इंडिया में हमारा रूल 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा। 30 जून 1948, लेकिन जल्दी ही करना पड़ा इनको। ठीक है, इतना ज़्यादा विद्रोह बढ़ गया। इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन स्टेट फ्रॉम 15 अगस्त 1957। इसने इंडिया को 2 डोमिनियन में डिवाइड कर दिया, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, कि भाई आप ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से अलग होने के पास आपके पास पूरे अधिकार हैं। ठीक है, और वॉइस रॉय का ऑफिस इसने अबॉलिश कर दिया यहाँ से। ठीक है, और एक गवर्नर जनरल बोला कि आप लोग एक गवर्नर जनरल अपॉइंट, ठीक है, अपॉइंट, जो कि ब्रिटिश किंग करेगा। ठीक है, और आपकी एडवाइस पे उसको अपॉइंट किया जाएगा। तो अपने लिए अभी के लिए, फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेते हो तो रख लो। इट अबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो इसकी हम बात करा था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसका ऑफिस अबॉलिश कर दिया गया। लेकिन जो इसको असिस्ट करने के लिए जो 15 मेंबर की काउंसिल दी गई थी, वो यहाँ पे पॉइंट आई थिंक लिखा नहीं हुआ है, तो वो यहाँ से गई थी। आई थिंक लिखा तो था यार, मैंने गया कहाँ, वो पॉइंट लिखा तो था, पता नहीं, मिल नहीं रहा है। खैर कोई नहीं। तो इसने जो काउंसिल है ना 15 मेंबर की, वो यहाँ पे अबॉलिश हो गई थी 1935 वाले में। ठीक है, और यहाँ पर आते आते वो सेक्रेटरी भी हट गया। ठीक है, बाकी तो इट ग्रांटेड फ्रीडम टू इंडियन प्रिंसली स्टेट, सबको आज़ादी दे दी। इंडिया और ब्रिटेन को, इंडिया और पाकिस्तान अलग दो डोमिनियन बन गए। उनको अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे दी गई कि भाई अपना इलेक्शन करो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, अपना संविधान बनाओ, हम चल रहे हैं, टाटा बाय बाय, ख़त्म, टाटा बाय बाय। ठीक है, अब सवाल करेंगे। ठीक है, ये अंग्रेजी का बैच है। ठीक है, जो कि आपको जीके बैच के अंदर ही मिल जाएगा, जो लोग जीके बैच में एनरोल्ड हैं। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो आप अलग से भी ले सकते हैं, डेमो क्लासेस पड़ी हुई हैं, डेमो क्लासेस देख के लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका कुछ डाउट रहता है किसी बैच वगैरह के रिगार्डिंग कुछ भी, तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। ठीक है, बैच के अंदर आने के बाद आपको यहाँ पर नहीं जाना होता है, आपके लिए एक अलग डाउट ग्रुप होता है, वहाँ पर आपको करना होता है। ठीक है, चलो, और ये जीके बैच है, तो अगर आप इसमें हैं तो आपको इंग्लिश का अलग से एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसी के अंदर मिल जाएगा कंप्यूटर वगैरह सब कुछ, कंप्यूटर इंग्लिश सब कुछ। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं। पहले किसके कर लें, यूपीएससी वाले कर लें कि एसएससी वाले कर लें, बताओ जल्दी से। कौन से कर लें पहले, थोड़ा हल्का कर लें, नहीं तुम लोग को अगले हो सर शुरू से ही। नहीं डिलीट तो नहीं किया होगी। आपने स्क्विड गेम देखी? नहीं यार देखी तो नहीं, लेकिन अभी अब तुम पूछ रहे हो, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले ही। ठीक है, मेरा भाई मुझे दिखा रहा था, बोल रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम अनअवेयर था, उसमें इतना पता था कि लड़की होती है, लड़की
गर्दन घुमाती है तो कोई मर जाता है, ऐसा टाइप कुछ मतलब देखा था कि काफ़ी वायरल हुआ था स्क्विड गेम। फिर मतलब स्टोरी बताई भाई ने कि ऐसा ऐसा मतलब एक बूढ़ा आदमी होता है, अमीर होता है, पैसा खर्च करना होता है उसको, तो वो बोलता है पता नहीं, हाँ वो सब लोग को बुलाता है कि आओ और मतलब गेम खिलवाते हैं ऐसा टाइप। नहीं संडे को नहीं होगी क्लास। चलो तो दैट हेल्पिंग मतलब बुक आउट ऑफ स्टॉक है। अच्छा अच्छा लास्ट में मर जाता है, लेकिन भाई तो बोला तो मरता नहीं है वो, भाई तो बोला तो मरता नहीं है वो गेम में, अगर कोई भी हिल जाता है तो वो मर जाता है, ऐसा कुछ है ना। चलो ईस्ट इंडिया कंपनी लॉस्ट ऑल इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। कब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उसके चले गए थे? तो 1858 के एक्ट के थ्रू, ठीक है। कॉमर्शियल तो 1833 के थ्रू ही चले गए थे 1833 में, लेकिन 1858 से पूरा ही सब कुछ ही चला गया था, ठीक है। इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड अ चार्टर फ्रॉम, तो चार्टर किससे एक्वायर किया था? क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट से। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश द डायरकी, डायरकी सिस्टम को कब अबॉलिश किया गया था? बताइए जल्दी से। तो बंगाल से डायरकी को अबॉलिश किया गया था। ये एक्चुअल में हिस्ट्री का पार्ट है, आपने नहीं पढ़ा यहाँ पे, हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि भाई डुअल गवर्नमेंट आया था इलाहाबाद की ट्रीटी से और वो ख़त्म हो गया था, वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म किया था, ठीक है। जो मेंस देने जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा देख लो, बाकी तो अभी जो बैच वाले उनको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे डुअल गवर्नमेंट क्या था, दीवानी निज़ामत ये सब। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 सुप्रीम कोर्ट वॉज स्टैब्लिश्ड बाय द ब्रिटिश एम्पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर स्टैब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 से? तो कैलकाटा में स्टैब्लिश किया गया था, जहाँ पर एक CJI होगा और 3 अदर जजेस होंगे, याद आया। विच एक्ट वॉज पास्ड बाई द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू कंट्रोल द टेरिटरीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी मेजरली इन बंगाल इन द ईयर 1773। तो देख लो यहाँ पर आपको सिर्फ यही आइडेंटिफाई करना है कि 1773 का क्या था, चार्टर था, रेगुलेटिंग था, काउंसिल था या फिर गवर्नमेंट थे। तो काउंसिल तो हम दो पढ़ते हैं, एक तो 1861 वाला भी था और एक 1909 वाला था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 का भी था, 1935 का भी था और 1947 का भी था। चार्टर एक्ट अगर बात करें 1813 का था, 1833 का था, ठीक है। रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 का। 15 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डायरकी इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रोविंसेस में डायरकी कौन लाया? डायरकी अब आप समझ गए, यानी प्रोविंसेस में लाया गया है, यानी प्रोविंशियल सब्जेक्ट को दो कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक को बोला गया रिजर्व्ड और एक को बोला गया है ट्रांसफर्ड, ठीक है, ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व में कौन से कौन से इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे आपके? तो जैसे इंपॉर्टेंट लाइक कि हमारा पुलिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, प्रिजन हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हो गया, ट्रांसफर्ड में हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, ये सब। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 ने दिया, जिसको मॉन्टैगी चेल्मस्फोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जानते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट एस्टैब्लिश द डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डुअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल कौन लाया था, जिसमें कुछ ब्रिटिश गवर्नमेंट देख रहा था, कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी देख रहा था? तो ये क्या है? तो ये था आपका 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। याद करो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो पहले से एग्जिस्ट कर रहा था, 1784 का आया एक्ट, उसने बोला कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन कौन मैनेज करेगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगी, उसके लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर क्रिएट किया एक। और इन दोनों को हटाया किस एक्ट से किया गया था, जरा बताइए, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर है और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ विच एक्ट बाय द किंग ऑफ इंग्लैंड इन 1773 पेव्ड द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। तो किससे सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया गया? खत्म। देख रहे हो कितने, ये आपका CHSL 2024 का इसी बार का क्वेश्चन है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज इनैक्टेड इन 1860 इन ब्रिटिश इंडिया। तो 1860 में क्या आया था? तो याद करो 1860 में मैंने आपको बताया था थॉमस बैबिंगटन मैकॉले की कृपा से इंडियन पीनल कोड आया था, ठीक है, 1860 में। विडोरी मैरिज एक्ट 1856 में आया था, परमानेंट सेटलमेंट 1793 में आया था। इन विच, ये मतलब पढ़ा नहीं अभी, ऑब्वियस सी बात है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप सब कुछ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वर सेपरेट इलेक्टोरेट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस इन द नेम ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो है कब लेके आए थे आपके ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो हैं, ठीक है, पृथक निर्वाचन, ठीक है। तो ये आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1909 से। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा सर एंड मैम, कि जो 1919 का जो एक्ट है ना, जब तक ये क्वेश्चन कर लो, अच्छा ये कहाँ पर, ठीक है, 20 व्हेन वाज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन इंडिया। तब तक मैं एक चीज़ यहाँ पर ऐड करता हूँ, ये जो 1919 का एक्ट था ना, ठीक है, 1919 का जो एक्ट था, तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसने इट एक्सटेंडेड
इट एक्सटेंडेड द सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट, द सिस्टम ऑफ, कोई खेलेगा फ्री फायर, बेटा पढ़ लो, सेपरेट इलेक्टोरेट, फ्री फायर है, 1 ही 2 साल का है फ्री फायर, इलेक्टोरेट, देखो फ्री फायर के चक्कर में स्पेलिंग गलत हो गई, इलेक्टोरेट, ठीक है। सेपरेट इलेक्टोरेट इसने एक्सटेंड किया, कैसे एक्सटेंड किया, अभी तक तो मुस्लिम्स के लिए था 1909 से, अब विमेन को, ठीक है, एंग्लो इंडियन को, क्रिश्चियन को, इन सबको भी दे दिया गया, ठीक है, इन सबको भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो 1909 ने स्टार्ट किया था। तो इलेक्शंस कब हुए थे सबसे पहले, जुलाई 1946 में हुए थे, ऑप्शन नंबर बी। पिट्स इंडिया एक्ट कौन सा था, याद करो, जेम्स पिट नाम था किसका, सर जल्दी करो, बीजीटी अब पीक पॉइंट पे जा रहा है, अच्छा पीक पॉइंट पे जा रहा है, रुको यार मुझे भी देखना है, तो तुम लोग बार बार मेरी क्यूरोसिटी बढ़ा देते हो। मैं फिर क्रिक बस डालता हूँ, crickbus.com पे जाता हूँ जल्दी से, और 345, ओहो हो 94, वाशिंगटन सुंदर की हाफ सेंचुरी हो गई, और सेंचुरी होने वाली रेड्डी की, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया एकदम। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ठीक है, 1784, 1784। हाफ लोफ सिस्टम किसको बोल रहे थे, 1784 वाले को बोल रहे थे, याद करो क्यों, इट एक्ट एज अ मीडिएटर बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट। देख रहे हो कितना आसान है सब कुछ। एज अ रिजल्ट ऑफ विच एक्ट डिड क्वीन विक्टोरिया जो थी, हु वॉज अ मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, ऑल्सो बिकेम द सॉवरेन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इंडिया विद द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया 1858। तो 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, ध्यान रखिएगा, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था तो उस समय क्वीन कौन थी, तो क्वीन विक्टोरिया थी। तो ये इंडियन काउंसिल, अच्छा ये बताओ, ये मैच जो होता है ये किस उस पर आ रहा है, जैसे ऑनलाइन देखना हो तो जियो पे आ रहा है क्या, तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1858 का, क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखना कौन था, क्वीन विक्टोरिया थी, मैं लिख देता हूँ वहाँ पर। किस पे आ रहा है, जियो पे आ रहा है, ज़रा बताना। 1858 कहाँ गए भैया, अरे भैया कहाँ गए, जल्दी आ जाओ। तो विक्टोरिया थी, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्वीन कौन थी, विक्टोरिया थी, ठीक है। हॉट स्टार पे आ रहा है, अच्छा हॉट स्टार पे पैसा लेते हैं क्या हॉट स्टार वाले। दिस द डैश इज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूके दैट पार्टीशन ब्रिटिश इंडिया इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडियन पाकिस्तान। तो किसने वो कर दिया, डीपी की जीके कैसे करें, देव शर्मा जी, एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। हु विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट डिस्कार्डेड द डायरकी सिस्टम एट द प्रोविंसेस, किसने प्रोविंसेस से डायरकी खत्म करके सेंटर को डायरकी दे दी थी, बताओ जल्दी से। इसको सर प्राइवेट मत करिएगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, अच्छा अब क्योंकि यार तुमने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर तुम्हारा नाम है ना, यूज़र नेम, इसलिए बस इस बात पे छोड़ रहा हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का मान रखने के लिए बस, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वॉज स्टैब्लिश्ड इन द इंग्लैंड टू कंट्रोल एंड सुपरवाइज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल स्टैब्लिश, तो स्टैब्लिश किससे किया था, बोर्ड ऑफ गवर्नर को 1784। आई थिंक यार कर लोगे यार, बड़े लोलू टाइप क्वेश्चन लग रहे हैं सब ये, ठीक है, ठीक है। अब कर, पहले वो कर लेंगे यूपीएससी वाले, कि कैसे हमें भी मैच देखने की तड़प उठ रही है। विच एक्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज ऑन, ठीक है। तो लियाकत अली खान हमें पता है, जो इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी उसमें लियाकत अली खान क्या था, फाइनेंस मिनिस्टर था, है ना, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, और उसके हेड कौन थे, मतलब प्रेसिडेंट तो वो था, ध्यान रखना। लास्ट जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था ना, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये माउंट बैटन था, ही वॉज माउंट बैटन, इसको भी लिख देते हैं यार वहाँ पर, ठीक है। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये चीज़ मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आउट हो गया, क्या बात कर रहा है यार, ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है, तुम लोग यार बार बार कुछ ना कुछ बोल देते हो, मुझे फिर से जाके चेक करना पड़ेगा कहाँ आउट हुआ है। जो भी ये फैला रहा है ना खबरें, ये ब्लॉक कर दूंगा, सीधा बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों से मजाक नहीं करते हैं, छोड़ रहा हूँ बस। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, ये माउंट बैटन था, ठीक है, माउंट बैटन। और फिर ये एक इंडियन के हाथ में चली गई थी कि भाई अब इंडियन भी अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रख सकते हैं। तो पहला इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना था वो सी राजगोपालाचारी थे, ये पहले इंडियन थे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने हो, और आखिरी भी यही थे क्योंकि इसके बाद इस पोस्ट को ही ख़त्म कर दिया गया था। सी राजगोपालाचारी,
चारी, ओनली इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो सिर्फ यही एकमात्र इंडियन थे। ठीक है, तो ये इंतरिम गवर्नमेंट की जो बात हो रही है, कहाँ गए वो लियाकत अली खान। तो इंतरिम गवर्नमेंट जो 2 सितंबर 1946 को बनती, उसमें माउंट बैटन प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट हमारे नेहरू थे। ठीक है, होम मिनिस्टर हमारे सरदार पटेल थे, वो हम पहले ही पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। ठीक है, विच एक्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वाज आल्सो नोन एज ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट ऑफ 1793 किसको बोला गया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नहीं था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आना शुरू हुए थे आपके 1919 से, चार्टर एक्ट था ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, Which of the following act enacted by British Parliament provided for the establishment of a law commission? लॉ कमीशन किससे बनाया गया था? 1813 से एक लॉ मेंबर दिया गया था वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, जो बेबिंगटन मैकुले बना था। लेकिन लॉ कमीशन आया था 1833 से, जिससे कि पूरी तरह से प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई थी हमारी जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। और क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड? तो डायरेक्ट कंट्रोल चला गया था। सीपीओ 2024 और सीजीएल 2024 दोनों में पूछा गया। डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड, सीधा पूरा कंट्रोल चला गया था। ठीक है, किस एक्ट के थ्रू? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टेक डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया इन इट्स ओन हैंड्स? तो 1858 डायरेक्ट कंट्रोल ले लिया था 1858 के एक्ट से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द टाइटल ऑफ वॉइस रॉय टू द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो वॉइस रॉय का टाइटल जो है 1858 के एक्ट से मिला था, 1858। अंडर विच एक्ट डिड द ब्रिटिश क्राउन स्टैब्लिश्ड ओवर इंडिया? तो ब्रिटिश क्राउन 1858। ठीक, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन है, हम पढ़ चुके हैं। एवी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट दिया था, ध्यान रखना, कानून के शासन का अवधारणा दी थी। एक आखिरी क्वेश्चन करो और उसके बाद हम अब करेंगे जो यूपीएससी वाले क्वेश्चन है, और बाकी तुम आगे अब देखना अपने हिसाब से। ठीक है, फिर मैच देखने का समय आ चुका है, क्योंकि अब है ना स्टार स्पोर्ट्स 1 लाइव पे फ्री स्ट्रीम होता है। अच्छा, लाइव क्या नाम? स्टार स्पोर्ट्स 1। ओके, ठीक है, देखते हैं स्टार स्पोर्ट्स 1 पे। जय रेड्डी की सेंचुरी आने वाले, जल्दी खत्म करिए, कर रहे हैं यार। 1909 दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज इंडियन काउंसिल एक्ट। बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट मत लगा देना। दे इंक्रीज दी स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर दी, 16 से 60 कर दी थी। राइट टू सेपरेट इलेक्ट्रेट वॉज गिवन टू दी मुस्लिम्स, तीनों सही हैं। ठीक है, 40 तक कर लेते हैं। नॉट इंक्लूडेड इन द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 में क्या इंक्लूड नहीं था? ऑल दी डेट्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टेकन ओवर बाई द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा खर्चा, पूरा जो कर्ज था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ले लिया। क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया था पिट्स इंडिया एक्ट में? हटा तो दो जरा इसको। आखिरी सवाल कर लो। हाउ मैनी मेंबर्स वर देयर इन द काउंसिल ऑफ स्टेट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 पास्ड बाय द पार्लियामेंट? तो 16 से 60 किया गया था। ठीक, बाकी क्या यार तुम लगा लेना। अब हम जो है चलेंगे नहीं, पहले यूपीएससी क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि यूपीएससी के कुछ ही क्वेश्चन है, आई थिंक 9 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन करो। विद रेफरेंस टू, ये इसी बार के सिविल सर्विसेज के पेपर में पूछा गया है। विद रेफरेंस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ऑल इंडिया फेडरेशन बेस्ड ऑन द यूनियन ऑफ द ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट एज यूनिट्स, बिल्कुल सही है। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स जो हैं वर केप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ द फेडरल लेजिस्लेचर। डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को सेंट्रल फेडरल लेजिस्लेचर, बिकॉज बिल्कुल इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं तो उसी में रखा होगा। अब ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई ना, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार कि जो 1935 का एक्ट था, जैसे आज हमारा डिवीजन होता है सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, तो वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने डिवाइड करके रखा हुआ था। ठीक है, देख सकते हैं कहाँ गया वो, देख सकते हो आप। ठीक है, कि ये रही आपके, आई थिंक ये मैंने बताया नहीं था, फेडरल लिस्ट यानी कि सेंट्रल लिस्ट हो गई, जैसे कि 7 शेड्यूल में आज होता है। प्रोविंशियल लिस्ट हो गई हमारी, और कंकरेंट यानी कि जो संवर्ती सूची। कंकरेंट लिस्ट जरा बताओ हमने कहाँ से लिया? अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। आज हमें पता है यूनियन लिस्ट होती है, तो वैसे उस समय फेडरल लिस्ट होती थी। आज हमें पता है स्टेट लिस्ट होती है, तो उसी तरह प्रोविंशियल लिस्ट होती थी, और कॉन्करेंट लिस्ट की तरह कॉन्करेंट। जैसे आज हमारे रेजिडुअरी पावर किसके हाथ में होता है जरा बताइए? रेजिडुअरी पावर उस समय वॉइस रॉय के हाथ में हुआ करते थे। आज किसके पास होते हैं? तो आज पार्लियामेंट के पास होते हैं। यानी रेजिडुअरी पावर का मतलब हो गया कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों लिस्ट में नहीं दिया हुआ है, तो उन पे लॉ बनाने का जो पावर है उस टाइम पे वॉइस रॉय के पास था, जो आज हमारी इंडियन पार्लियामेंट के पास होता है। क्लियर इतनी चीज़? तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन रखता है? इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हमेशा जो सेंटर होता है वो अपने पास रखता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एडेड अ लॉ मेंबर टू द गवर्नर जनरल काउंसिल इंडिया। तो लॉ मेंबर को ऐड किसने किया था गवर्नर जनरल काउंसिल में? तो ये किया था आपका लॉ मेंबर को ऐड 1813 वाले ने। इसने तो लॉ कमीशन को ही बना डाला था, याद करो। ये आपका CISF असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है आपका ये, ठीक है, उसका क्वेश्चन है ये। द मोन्टाग्यू चिलफोर्ड रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वेमेन अबव द एज ऑफ 21। ऐसा कुछ बोला था क्या मोन्टाग्यू ने? मोन्टाग्यू के टाइम पे तो 14% टोटल पॉपुलेशन को ही वोटिंग राइट मिले हुए थे, और उसमें से सारी वेमेन को दे देंगे भैया? वेमेन के लिए लोग इतने दयावान कब से हो गए? तो ये गलत होगा आपका। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गेव वेमेन रिजर्व्ड सीट्स। हाँ, रिजर्व्ड सीट मिली थी कुछ, याद करो, रिजर्व्ड सीट मिली थी, है ना। चलो, द प्रोविजन फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम वॉज गिवन इन। तो सेपरेट इलेक्टोरेट किस में दिया गया था? इसने क्या किया था? एंग्लो इंडियन क्रिश्चियंस को एक्सटेंड किया था। ये अभी पढ़ा नहीं, हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये, ठीक है। आगे 5th, नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है, ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट है 1909 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1919 का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, ऐसे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है 1947 का। तो इस बिल ने द बिल फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ऑन जुलाई 4 एंड रिसीव्ड द रॉयल असेंट ऑन 18 जुलाई। तो ये हम लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन ध्यान रखना, हाँ 4 जुलाई को इंट्रोड्यूस किया गया था और 18 जुलाई को ये इसको असेंट मिली थी। लेकिन मान लेते हैं नहीं पता है हमें, गलत पूछा है, देखते हैं आगे बढ़ते हैं। एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसने बेसिक फ्रेमवर्क रखा था। भाई इसमें ऐसा क्या था कि बेसिक फ्रेमवर्क आ गया था? कुछ नहीं था। 1947 वाले एक्ट ने ये बोला था कि आप लोग यानी इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, संविधान सभा बनाओ, और वो आप अपने हिसाब से कानून बनाओ, अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। इसने थोड़ी ना कॉन्स्टिट्यूशन कुछ ऐसा बना के दिया था कि ये बेसिक फ्रेमवर्क है, इसी हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ध्यान रखना, ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। तो ये गलत हो जाएगा। इसने इंडियन डोमिनियन को 2 सेपरेट डोमिनियन में डिवाइड कर दिया था, इंडिया और पाकिस्तान से। ये द एक्ट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ ईच डोमिनियन टू हैव यूनिफाइड। तो अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप कर सकते हैं कि ये सही है, ये सही है, यही गलत है आपका, ठीक है। 6th क्वेश्चन करो। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी किसने दी थी? भाई बड़ा आसान सा है। 1919 वाले ने प्रोविंसेस को डायरेक्टली दे दी थी, इसने प्रोविंसेस को ऑटोनॉमी दे दी थी 1935 वाले ने, और डायरेक्टली दे दिया था सेंटर को, है ना। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि जो 1919 का एक्ट है, इसने प्रोविंशियल सब्जेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। तो पूछ रहा है रिजर्व्ड में कौन सा आता है? ड्रिंक ब्रेक चल रहा है सर, अच्छा, तो आराम से कर लो अभी फिर, ठीक है। करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, बताओ जरा, ड्रिंक ब्रेक चल रहा है। तो हमने पढ़ा था कि 1919 वाले एक्ट ने डायरेक्टी लाया था प्रोविंसेस में, और प्रोविंसेस में डायरेक्टी का मतलब ये होता है जहाँ पे आप प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर, रिजर्व और ट्रांसफर्ड। तो रिजर्व में आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होंगे वो आएंगे, ठीक है। तो रिजर्व पूछा है ना, तो 1 आएगा, 4 आएगा, और लैंड रेवेन्यू आएगा 1, 3, 4। ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ये सब ट्रांसफर्ड में आएंगे, ठीक है। ये सब किस में आएंगे? ट्रांसफर्ड में, क्लियर। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दिस, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, ये आपका सिविल सर्विसेज 2023 यानी पिछली बार के सिविल सर्विसेज का पेपर है। बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकेम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बताओ कितना बेसिक सा क्वेश्चन है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया, किससे बन गया? 1833 से। और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? और रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? पिट्स इंडिया एक्ट कब आया था? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज दिस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इज और आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 के रिगार्डिंग? तो यहाँ ध्यान रखना, फर्स्ट बना था बेंटिक, है ना, बेंटिक बना था, और ये 1773 में आया था, और ये आपका 1784 में आया था। तो 1861 वाले ने एनलार्ज कर दिया था गवर्नर जनरल के काउंसिल फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग लॉज। याद करो, गवर्नर जनरल है, 4 ऐसे थे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन और बनाए थे, 6 मेंबर और आ गए थे कि नहीं आ गए थे? वही तो है 1861 वाले ने, जिसने कि क्या लाया था? इसी ने क्या लाया था? पोर्टफोलियो सिस्टम लाया था। इसी ने ही रेजिडू, इसी ने ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की बात कही थी, याद आया? ऑर्डिनेंस, ठीक है। द गवर्नर जनरल वॉज नॉट ऑथोराइज टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर। भाई वो कर सकता था, उसके पास पावर थी कि वो इंक्रीज कर सकता था नंबर को। तो यहाँ पर 1 ओनली ही सही होगा आपका, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है ख़त्म, और बस जाके मैच वैच देखो जो देखना है, यहाँ पर हमारा लेक्चर ख़त्म हो जाता है। और ये लेक्चर आपका लाइव रहेगा, आप कभी भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि जैसे आप में से कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो लाइव ही रख देता हूँ इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्योंकि मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए इसको मैं लाइव ही रख के दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जिन लोगों को बैच वैच लेना है तो जाके ले सकते हैं। जो जीके वाला बैच है, ये तो कल की स्लाइड खुल गई, ठीक है। जो बैच वैच लेना चाहते हैं, ये कौन है हमारी, इसका क्वेश्चन का आंसर कल यही होगा, ठीक है।
जम्बी ये वाला था हमारा सालभंजी का वाला 1 and 3 होगा, बिकॉज लोटस इसमें नहीं है, लोटस नहीं है, पाम ट्री ही है, ठीक है, सालभंजी का वाले का। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि जिसको बैच लेना है तो वो ले सकता है जाके परमार अकेडमी ऐप पे, ठीक है। 1 ईयर और लाइफ टाइम वैलिडिटी के अवेलेबल हैं ये। लाइफ टाइम मतलब हमेशा के लिए, आपके बच्चे, आप सबके परपोते सबको ही पढ़ेगा इसको, पोते होते सब, है ना। और इंग्लिश का इसी के अंदर मिल जाएगा, अलग से लेना है तो आप ले सकते हैं डेमो देख के, ठीक है। चलो, किसका मैच है आज? किसी का नहीं उठा आज जो है, आज जो है मैच है बरमूडा वर्सेस बुर्किना फासो का, ठीक है। क्या करना अपने को, चलो भाई देखते हैं। सेंचुरी हो गया क्या रेड्डी का? आउट हो गया यार, क्या सेंचुरी कर रहे हो, आउट हो गया, सुंदर आउट हो गए। चलो भाई कोई नहीं, थैंक यू सभी को एंड धन्यवाद, और मिलते हैं अब मंडे को, ठीक है। हिस्ट्री कंटिन्यू करते हैं। चलो भाई, थैंक यू, धन्यवाद, आउट करवा दिया तुमने।